सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस क्लास से हम लोग क्लास 10 साइंस का अध्याय 13 हमारा पर्यावरण शुरू करने वाले हैं। तो गाइस, ये पहला वीडियो होने वाला है इस पाठ पर। तो चलिए गाइस, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो पूरा अध्याय है तो ये पर्यावरण के विषय में ही है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो दे रखा है कि पर्यावरण क्या है। तो इसका डेफिनेशन दिया गया है, परिभाषा। तो देखिए, पर्यावरण सजीवों को चारों ओर से घेरे रखते हैं। यह वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल से बना होता है। तो गाइस, जो हमारा पर्यावरण है तो ये हमारे चारों ओर मौजूद क्या है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। तो यही सब से मिलकर क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। जो हम लोग अपने आमने सामने पेड़ पौधे देख रहे, तो ये सब क्या है? तो गाइस, ये सब है पर्यावरण। ये सब गाइस पर्यावरण का ही एक घटक है। जो हम लोग जमीन देख रहे हैं, भूमि, तो वो भी किसका घटक है गाइस? तो ये भी गाइस पर्यावरण का ही एक घटक है। पर्यावरण यही इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनता है। तो देखिए गाइस, अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल में क्या अंतर है या फिर किसको कहते हैं ये सब। तो गाइस देखिए, वायुमंडल में हमारा आसमान आ जाएगा जिसमें वायु वगैरह उपस्थित रहता है। फिर गाइस, स्थलमंडल में क्या आएगा? स्थलमंडल में हमारा भूमि आ जाएगा, जहाँ पर गाइस मिट्टी वगैरह रहता है, मिट्टी पत्थर, तो ये सब रहते हैं। और गाइस, जलमंडल में आ जाएगा पानी, समुद्र, नदियाँ, तो ये सब गाइस जलमंडल में आता है। और गाइस, जीवमंडल में आ जाएगा। तो गाइस देखिए, जीवमंडल में यही सब देखिए, एक सजीव को जीने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? वायुमंडल चाहिए होगा, जलमंडल चाहिए होगा और स्थलमंडल, ये तीनों चीज़ चाहिए होता है। तो इस कारण गाइस, जो जीवमंडल है तो वो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों से मिलकर बनता है। तो गाइस देखिए, हम लोग कैसे इसको दर्शाते हैं। वैसे तो गाइस आपका क्लास के लिए ये ज़रूरी नहीं है, तो फिर भी समझ लीजिए। देखिए, तो गाइस ये मान लेते हैं वायुमंडल है, और जलमंडल को गाइस हम लोग डार्क ब्लू से दर्शाते हैं। तो गाइस ये मान लेते हैं जलमंडल है। फिर स्थलमंडल को हम लोग रेड से दर्शा देते हैं। तो गाइस ये मान लेते हैं स्थलमंडल है, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला गोला। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे? जीवमंडल को दर्शाएंगे। तो गाइस देखिए, ये जो बीच वाला गोला है, ग्रीन वाला, तो गाइस ये जीवमंडल है। और इससे हमें पता चलता है जो जीवमंडल है तो वो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों से मिलकर बना होता है। तो गाइस अब हम लोग समझते हैं पारितंत्र क्या है। तो देखिए गाइस, अगर हम लोग हमारे आसपास चारों ओर देखेंगे तो उसमें से गाइस एक तो हम लोग हैं सजीव, फिर दूसरे कीड़े मकोड़े भी रहेंगे और गाइस दूसरे जीव भी रहेंगे। तो देखिए, इसका मतलब है एक तो सजीव मिल जाएगा आपको, दूसरा गाइस निर्जीव मिल जाएगा। निर्जीव जैसे मिट्टी हो गया, फिर जल हो गया, वायु हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब निर्जीव है। तो गाइस, अगर सजीवों के जीने के लिए भी क्या है? निर्जीव चीज़ों का ज़रूरत होता है। अजीव, जिसको गाइस हम लोग अजीव घटक भी कहते हैं। निर्जीव को क्या कह सकते हैं? निर्जीव। तो इसको गाइस अजीव घटक भी कहते हैं। और गाइस, जो सजीव होता है तो उसको हम लोग जैव घटक कहेंगे। तो कलर चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए, जैव घटक। तो गाइस क्या होता है? जो सजीव होता है तो वो बिना अजीव घटक का जीवित नहीं रह सकता।
देखिए बिना जल का, बिना वायु का हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इससे पता चलता है जो सजीव है तो वो किस पर निर्भर करते हैं, तो गैस वो अजैव घटकों पर निर्भर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो सजीव होता है और निर्जीव है तो गैस वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अगर गैस हम लोग सजीव ही नहीं रहेंगे तो निर्जीवों का होने का मतलब अजैव घटकों का होने का क्या फ़ायदा। तो ये भी है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों जैसे गैस तापमान वगैरह हो गया तो ये भी अजैव घटकों में आ जाएगा। तापमान, फिर गैस दाब हो गया। फिर देखिए परस्पर अनुन्नीय क्रिया होती है। तो गैस ये जितना भी चीज़ों के बारे में बताया गया, पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, मानव, तो ये इसमें गैस क्या होता है ना कि सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिसके कारण क्या होता है प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो फिर देखिएगा इस पारितंत्र के ही बारे में बताया गया, किसी क्षेत्र के सभी जैव घटक में क्या क्या आ जाएंगे, पौधे, जंतु जो गैस सांस लेते हैं, जो सजीव है तो वो सब जैव घटक में आते हैं। फिर देखिए तथा अजैव घटक जैसे मृदा, जल, वायु, तो ये सब क्या है, ये सब अजैव घटक है। और फिर तापमान भी हो जाएगा, ताप भी लिख सकते हैं। तो मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करता है। तो गैस ये सब, तो गैस इससे ये पता चलता है अगर कोई भी क्षेत्र हम लोग उठा ले, जैसे गैस मान लेते हैं एक जंगल है तो उसमें मान लेते हैं एक तालाब है। तो गैस अगर हम लोग तालाब का बात करेंगे उसमें अजैव और जैव घटक हमें दोनों ही देखने को मिलेगा और दोनों क्या है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे तालाब के नीचे क्या रहेगा, बालू, मिट्टी, वो सब रहेगा। फिर तालाब के ऊपर गैस मछलियाँ तैरते रहेंगे। तो गैस इससे ये पता चलता है कि जो जैव और अजैव घटक है तो वो दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करके पारितंत्र का निर्माण करते हैं, या फिर बोल सकते हैं वो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो पारितंत्र का निर्माण करते हैं। फिर देखिए गाइस प्राकृतिक, तो पारितंत्र भी दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक होगा जो क्या रहेगा गाइस, प्रकृति के द्वारा दिया गया रहेगा, और दूसरा कृत्रिम पारितंत्र। तो कृत्रिम पारितंत्र का मतलब होता है मानव निर्मित, जो हम इंसानों के द्वारा बनाया गया है, और प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जैसे वन, तालाब। तो गैस ये सब हम इंसान नहीं बनाते हैं, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो वन में भी गाइस अगर हम लोग वन का भी कोई क्षेत्र उठा ले तो उसमें पेड़ पौधे रहेंगे, जीव जंतुएं रहेंगे, तो उसमें भी गाइस हमें देखने को मिल जाएगा अजैव घटक और जैव घटक। जैसे जैव घटक में पेड़ पौधे हो जाएगा, जीव जंतु हो जाएंगे, और अजैव घटक में मिट्टी हो जाएगा, फिर जल, वायु, तो ये सब अजैव घटक में आ जाएंगे। और फिर गैस कृत्रिम पारितंत्र में आ जाएगा बगीचा। तो गैस ये जो बगीचा होता है तो ये मानव निर्मित होता है, मानव के द्वारा बनाया गया होता है। कैसे, देखिए जैसे बहुत किसी के घरों में बगीचा होता है तो वो खुद बनाते हैं, वो वहाँ पर खुद पेड़ पौधे लगाते उगाते हैं। तो फिर देखिए गाइस जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो गाइस वो कौन कौन से 3 वर्ग है तो उसको देखते हैं। तो पहला वर्ग तो है उत्पादक। तो गाइस उत्पादक में कौन आ जाएंगे, तो पेड़ पौधे उत्पादक में आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उसको हम लोग उत्पादक में डाल देते हैं। तो देखिए गैस जीव जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाता है वो उत्पादक में आते हैं। तो गैस देखिए जो पौधे होते हैं तो उसके विषय में भी पढ़ लेते हैं।
तो पहले पौधे बना लेते हैं। तो गैस जो पौधे के पत्तियाँ होते हैं तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं पत्ती है येलो कलर का, और यहाँ पर हम लोग क्लोरोफिल बनाते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं गैस क्लोरोफिल है। तो गैस जब सूर्य से प्रकाश का किरण इन क्लोरोफिल पर पड़ेगा तो गैस उस समय क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, जिसके बारे में गैस हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे डिटेल में। तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, और गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है। कौन करता है, तो ये पौधे के पत्तियाँ करते हैं। तो गैस जो सूर्य का प्रकाश है तो ये ज़रूरी होता है भोजन बनाने के लिए। और दूसरा गैस जो पौधे होते हैं तो वो मिट्टी से भी काफ़ी सारे अकार्बनिक पदार्थ लेते हैं, जैसे नाइट्रेट आयन, तो ये सब। तो गाइस अभी दूसरा वर्ग देखिए, दूसरा वर्ग आता है उपभोक्ता का। तो उपभोक्ता मतलब जो चीज़ों को इस्तेमाल करता हो, बनाता नहीं हो, बस इस्तेमाल करता हो। जैसे कि गाइस जो भोजन है तो वो उत्पादक बना रहा है, तो जब उत्पादक उन भोजनों को बनाते हैं तो हम मनुष्य या फिर दूसरे जीव जंतु क्या करते हो, उस भोजन का सेवन करते हैं, खाते हैं उसको। तो इस कारण हम लोग उपभोक्ता में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए वे जीव जो अपने निर्वाह हेतु, अपने जीने के लिए क्या करते हैं, उत्पादक पर निर्भर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो ये परपोषी होते हैं। तो गाइस परपोषी की जगह आप लोग विषमपोषी भी लिख सकते हैं, विषमपोषी। इसका मतलब होता है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो, तो उसको हम लोग विषमपोषी कहते हैं। तो देखिए होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो गाइस उपभोक्ता को भी हम लोग 4 वर्गों में बांटते हैं। तो एक तो शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, और चौथा है परजीवी। तो देखिए गाइस शाकाहारी जो बस उत्पादक के द्वारा बनाए गए भोजन का ही सेवन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जैसे जो फल फ्रूट्स ये सब खाते हैं, या फिर जो गाइस घास वगैरह खाते हैं, तो उसको हम लोग शाकाहारी में गिनते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा गाय, बकरी, तो ये सब क्या खाते हैं, घास खाते हैं। फिर आता है मांसाहारी। तो मांसाहारी में हो जाएगा जो मांस खाता हो, जैसे कि गाइस जो बाघ है तो वो बकरी को भी खा सकते हैं। तो ये सब क्या है, तो इस कारण बाघ और शेर तो ये मांसाहारी में शामिल होते हैं। और सर्वाहारी जो गाइस मांस और फल सब्जियां तो ये सभी खाते हो, तो उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो सर्वाहारी में हो जाएगा मानव। और गाइस लास्ट में आता है परजीवी। तो गाइस परजीवी क्या करते हैं, दूसरे के शरीर में ही रहेगा और उसका भोजन भी खा जाता है। जैसे गाइस जूई है, तो जूई क्या करता है गाइस, दूसरे के बालों में रहता है, फिर सिर पर रहकर ही गाइस खून चूसता रहता है। तो इस कारण जो जूई हो गया तो वो भी परजीवी का उदाहरण है। फिर गाइस देखिए 3 वर्ग में बांटा गया है। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, ये पढ़े थे। तो पहला वर्ग तो हो गया उत्पादक, दूसरा वर्ग गाइस हो गया उपभोक्ता, और तीसरा वर्ग है अपघटक का। तो गाइस जो अपघटक होते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं अभी कि किसको अपघटक कहते हैं। तो गाइस एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले तो एक पेड़ बनाते हैं। तो गाइस ये पेड़ है, तो देखिए गाइस जब इस पेड़ का जो पत्ता है तो वो ज़मीन पर गिरता है, मान लेते गिर रहा है ज़मीन पर। तो गाइस अगर आप लोग कुछ दिन बाद इस पर वही जगह पर जाकर देखेंगे तो गाइस वो पत्ता आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जो पत्ता है उस पर गाइस अपघटक लग गया था। तो अपघटक क्या किया, उस पत्ते को, ये पत्ता गाइस कार्बनिक पदार्थ था, तो इस पत्ते को अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ा, और गाइस ये अकार्बनिक पदार्थ क्या हुआ, मिट्टी में चल गया। और मिट्टी में जाकर ये अकार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाता है।
जिसके कारण जो पौधे हैं तो वो और जल्दी जल्दी वृद्धि करते हैं। तो गाइस यही काम रहता है अपघटकों का कि वो जो कार्बनिक पदार्थ है तो उसको सड़ाते हैं और फिर क्या करेंगे, फिर गाइस वो उसको अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देगा और ये अकार्बनिक पदार्थ चल जाएगा मिट्टी में। तो गाइस इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, जीवाणु और कवक अपघटक। देखिए अपघटक को हम लोग अपमार्जक भी कहते हैं। तो देखिए जीवाणु और कवक अपघटक या अपमार्जक का उदाहरण है। यह मृत जैव अवशेषों का अपघटन करता है। तो गाइस जब वो पत्ता उस पेड़ से गिर जाता है नीचे तो उस स्थिति में वो पत्ता गाइस निर्जीव कहलाएगा। और गाइस बस वो पत्ता का ही नहीं, अगर हम लोग का सजीवों का मृत अवशेष भी रहता है तो उसको भी क्या करता है, अपघटन करने का काम करता है। अपघटन करने का काम मतलब गाइस देखिए जो मृत अवशेष रहेगा, मृत अवशेष जैसे गाइस मान लो जो सजीव है तो उसका शरीर रहेगा, जब जो सजीव मर जाते तो उसका जो शरीर है, तो अगर वो गाइस मान लेते कि यहाँ पर पड़ा है जमीन पर, तो क्या करेगा, जो अपघटक होता है, जो अपमार्जक होता है, तो वो क्या करता है, अपघटन का काम करता है। फिर गाइस क्या करेगा, जो वो शरीर था तो वो कार्बनिक पदार्थों से बना होता है। तो गाइस जितना भी सजीव है तो वो कार्बनिक पदार्थ से ही मिलकर बने होते हैं। तो शरीर भी कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना था, तो उन कार्बनिक पदार्थों को वो सरल अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं और गैस वो शरीर धीरे धीरे सड़ने भी लगता है। फिर गैस क्या होगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा तो जो मिट्टी का उपजाऊपन है तो वो बढ़ जाएगा। तो वही काम रहता है अपघटक का। और गैस ये जो काम करते हैं कि कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, तो इसको हम लोग अपघटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन। तो गाइस देखिए फिर जो मिट्टी में चल जाती है और पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। तो गाइस मिट्टी में अब ये अकार्बनिक पदार्थ चल जाएगा। फिर से गाइस हमें पता है जो अकार्बनिक पदार्थ है तो फिर से वो पौधे के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। कब, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। तो गाइस ये जो अकार्बनिक पदार्थ है तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अध्याय 5 में। तो इसमें गाइस क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा पोषक तत्व जो गाइस पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो पोषक तत्व भी गाइस किस में आ जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। तो इसके विषय में पढ़ते हैं। तो गाइस हमें पता है जो सभी सजीव है तो वो किसी न किसी के द्वारा खाया जाता है। जैसे गाइस हम लोग घास का बात करते हैं तो घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। फिर गाइस टिड्डे को मेंढक खा जाता है, फिर मेंढक को गाइस सांप खा लेता है, फिर सांप को बाज खा लेता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार गाइस बनता है आहार श्रृंखला। और इसमें गाइस प्रत्येक चरण, जैसे घास तो ये पहला चरण है, फिर ये दूसरा स्टेप है टिड्डा, घास को कौन खाया, टिड्डा खाया। फिर गाइस उसी प्रकार ये तीसरा, ये चौथा, फिर ये 5वां चरण है। तो गाइस इन चरणों को हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख देते हैं पोषी स्तर। तो इनको हम लोग पोषी स्तर कहेंगे। फिर गाइस अभी दूसरा उदाहरण दिया गया है आहार श्रृंखला का। तो गाइस हम लोग आहार जाल को सबसे लास्ट में समझेंगे, पहले हम लोग आहार श्रृंखला को समझ रहे हैं। तो गाइस आहार श्रृंखला का दूसरा उदाहरण है जैसे पौधे। तो पौधे को गाइस कौन खाएगा, हिरन खाएगा। फिर हिरन को कौन खा लेता है, बाघ खा लेता है। तो इसमें गाइस 3 पोषी स्तर है। कितना, 3 पोषी स्तर है, पोषी स्तर। तो पहला पोषी स्तर गाइस है पौधा,
फिर दूसरा पोषी स्तर है हिरन, फिर तीसरा पोषी स्तर है बाघ। तो गाइस ये दोनों ही आहार श्रृंखला का उदाहरण था। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण पोषी स्तर को दर्शाती है। तो गाइस प्रत्येक चरण, जैसे ये पहला चरण था पौधा, पहले स्टेप में पौधा है, पौधे को कौन खाया, हिरन खाया, तो ये क्या है, पोषी स्तर है। फिर देखिए स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। तो गाइस अगर हम लोग देखेंगे इसमें भी घास, तो घास क्या है गाइस, स्वपोषी है, वो भी पेड़ पौधे में ही आता है, तो घास क्या हो गया, स्वपोषी हो गया। फिर गाइस अगर हम लोग पौधे का भी बात करते हैं तो ये भी क्या है, स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी है। और गाइस स्वपोषी को हम लोग उत्पादक भी कह सकते हैं। तो इस कारण गाइस अगर हम लोग दोनों ही उदाहरण में देखेंगे तो पहला जो पोषी स्तर है तो वो उत्पादक है। फिर देखिए जो सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उस विषमपोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो गाइस इसमें सीधा सीधा वही मतलब है, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश। तो गाइस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गाइस क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, तो जरूरी होता है। तो इस कारण गाइस इसमें क्या बताया गया है, जो पौधे होते हैं तो वो सौर ऊर्जा को उपयोग करके भोजन बनाते हैं, और वही भोजन गाइस विषमपोषी या फिर गाइस हम लोग उपभोक्ता बोल सकते हैं, तो उन लोग उपयोग करते हैं, उन लोग ग्रहण करते हैं वो उसी भोजन का। फिर देखिए शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता। तो गाइस शाकाहारी कौन होते, जो पौधे से उपलब्ध भोजन को खाते हैं, जैसे घास हो गया, फिर फल सब्जियां, तो ये सब कौन खाता है, शाकाहारी खाते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा। तो देखिए गाइस इसमें शाकाहारी कौन कौन से हैं, तो देखिए हिरन क्या है, तो हिरन पौधे को खा रहा है, तो इस कारण ये शाकाहारी कहलाएगा। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, हिरन और बाघ से, तो गाइस ये शुरू हो रहा है उपभोक्ता, जो खुद का भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं स्वपोषी पर निर्भर करते हैं। फिर गाइस ये पौधे क्या है, तो गाइस ये हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा। तो गाइस जो शाकाहारी होते हैं तो वो पहला उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि देखिए ये हिरन शाकाहारी है, ये पौधे को खा रहा है, गाइस, तो इस कारण इसको शाकाहारी कहेंगे। और शाकाहारी, और देखिए हिरन और बाघ क्या है, उपभोक्ता में आते हैं, तो उपभोक्ता में आते तो पहला उपभोक्ता कौन है, शाकाहारी है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। देखिए शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, तो गाइस शाकाहारी को हम लोग पहला उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं, तो गाइस इसका पोषी स्तर कौन सा है, द्वितीय, ये पहला है, ये दूसरा है। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता, तो गाइस जो छोटे मांसाहारी होते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं आपको, देखिए जो मेंढक है तो ये छोटे मांसाहारी हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ये गाइस टिड्डा को खा रहा है, तो उस प्रकार से जो मेंढक है तो मांसाहारी हो गया। तो गाइस ये कौन से स्तर में आ रहा है, तो गाइस ये तीसरा स्तर में आ रहा है। तो देखिए वहीं पर बताया गया है गाइस यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता। तो अगर गाइस हम लोग पहला वाला एग्जाम्पल में देखेंगे, उदाहरण में, तो ये गाइस क्या है, ये है उत्पादक, फिर ये सब क्या है, ये सब उपभोक्ता है, तो ये पहला उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर में आ रहा है, फिर गाइस ये द्वितीय उपभोक्ता है, दूसरा वाला उपभोक्ता है, तो दूसरा वाला उपभोक्ता तृतीय, तीसरा नंबर वाला पोषी स्तर में आ रहा है, तो वही यहाँ पर गाइस बताया गया है, तीसरा पोषी स्तर में आता है कौन, द्वितीय उपभोक्ता। फिर
बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर में आते हैं। तो गाइस जो बड़े मांसाहारी होते हैं, देखिए सांप, तो गाइस वो मेंढक को खा रहा है, बड़ा बड़ा जीव को खा रहे, ठीक। तो इस कारण ये कौन से स्तर में आ जाएगा। और देखिए और एक बात, ये कितना नंबर वाला उपभोक्ता है, तो गाइस ये तीसरा नंबर वाला उपभोक्ता है और चौथे पोषी स्तर में आ रहा है। तो इसी प्रकार गाइस बढ़ते जाता है पोषी स्तर और उपभोक्ताओं का संख्या भी बढ़ते जाता है। तो देखिए गाइस यहाँ पर अब पढ़ते हैं, ये क्या दिया गया है, तो गाइस पोषी स्तर का चित्र दिया गया है। तो देखिए सबसे नीचे में आता है उत्पादक, ऐसे त्रिभुज आकार का होता है और देखिए सबसे निचला वाला भाग में आता है उत्पादक, फिर उससे ऊपर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब उत्पादक को कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएगा। फिर द्वितीय उपभोक्ता को कौन खाएगा, तृतीय उपभोक्ता खाएगा। तो इसी प्रकार से पोषी स्तर का चित्र बनता है। तो गैस इसमें हम लोग उदाहरण किसका ले सकते हैं, देखिए ये तो मान लेते हैं उत्पादक में पौधा है, फिर पौधा को कौन खाया, टिड्डा खाया। फिर टिड्डा को कौन खाया, तो टिड्डा को मेंढक खा गया। फिर मेंढक को कौन खाया, तो मेंढक को खाया सांप। तो गैस सांप क्या है, तृतीय उपभोक्ता। फिर जो मेंढक है तो वो द्वितीय उपभोक्ता है। फिर टिड्डा है प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक कौन है, पौधा है। तो गाइस उत्पादक में पौधे ही रहने वाले हैं। फिर देखिए भोजन खाने से हमें ऊर्जा मिलता है। तो गाइस हम लोग भोजन इसी कारण खाते हैं कि हमें ऊर्जा मिल जाए। फिर देखिए पर्यावरण में एक घटक से ऊर्जा का प्रवाह दूसरे घटक तक होता है। तो गाइस इसका क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पर ये पहला मान लेते हैं। देखिए पर्यावरण किससे किससे, पर्यावरण गाइस किससे किससे मिलकर बनता है। तो देखिए जो पेड़ है ये भी गाइस पर्यावरण में ही स्थित है। फिर मेंढक का भी बात करेंगे तो ये भी पर्यावरण में स्थित है। फिर हिरन का भी अगर बात करते हैं तो ये भी पर्यावरण में ही स्थित है। मतलब जितना भी सजीव और अजीव है तो ये सब मिलकर बनाते हैं पर्यावरण को। तो देखिए भोजन खाने से हमें ऊर्जा मिलता है, ये तो हो गया। तो पर्यावरण में एक घटक से ऊर्जा का प्रवाह दूसरे घटक तक होता है। तो वैसे ही गाइस ये सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। तो इस कारण ये पर्यावरण का घटक कहलाते हैं। और घटक का मतलब ही वही होता है जिससे मिलकर कुछ चीज़ बनता है, तो उसको हम लोग घटक कहते हैं। तो अगर हम लोग पेड़ का बात करेंगे तो इसको गाइस मान लेते हैं कौन खा रहा है, इस पेड़ को गाइस मान लेते हैं मेंढक खा रहा है। तो गाइस मेंढक जब खा रहा है, वैसे यहाँ पर टिड्डा होना चाहिए था, तो मान लेते बस मेंढक जब खा रहा है गाइस क्या होगा, इस पेड़ से ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा जाएगा मेंढक में, खाने से ऊर्जा आता है। फिर मेंढक को जब सांप खाएगा तो सांप में फिर ऊर्जा जाएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है। फिर देखिए स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। तो देखिए जो ऊर्जा का प्रवाह है, तो सबसे पहले तो ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सूर्य है। सूर्य क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य से ऊर्जा जाएगा पेड़ में, फिर पेड़ में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा। फिर इस पौधे से जाएगा ऊर्जा मेंढक में, फिर सांप में जाएगा, क्योंकि मेंढक को सांप खा लेगा तो सांप में चल जाएगा ऊर्जा। फिर गैस अगर हम लोग नीचे वाला उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर कैसे है, इस पौधे से जा रहा है हिरन में, फिर हिरन को जब बाघ खाएगा तो बाघ में ऊर्जा चल जाएगा। तो इसी प्रकार गाइस हर एक पोषी स्तर में ऊर्जा पहुँचता है। पर सबसे नीचे में जिसके पास ऊर्जा रहता है तो वो है पौधा, उत्पादक। तो उत्पादक
उत्पादक के पास सबसे पहले ऊर्जा पहुंचता है, फिर उत्पादक से होता हुआ ही क्या होता है, आहार श्रृंखला में फैल जाता है ऊर्जा। ये क्या है गाइस, आहार श्रृंखला है। पौधे, फिर मेंढक, फिर सांप, तो ये आहार श्रृंखला है। पौधे से मेंढक में जाएगा ऊर्जा, फिर मेंढक से सांप में जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा है, तो इसमें वही बात बताया गया है कि विषमपोषी एवं अपघटक तक जाती है। तो गाइस जब ये सांप अपघटक तक कैसे जाएगा उसको समझते हैं। विषमपोषी में तो आ जाएगा मेंढक, सांप आ जाएगा। तो गाइस मान लेते हैं सांप जब मर जाएगा, तो उस स्थिति में गाइस ये जमीन पर मान लेते वाला सांप है, ये ग्रीन कलर का, तो गाइस क्या होगा, उस पर अपघटक लग जाएंगे और वो अपमार्जक क्या करेंगे, अपघटक या अपमार्जक इसका अपघटन करेंगे सांप का। तो उस स्थिति में सबसे लास्ट में ऊर्जा किसके पास जा रहा है, तो सबसे लास्ट में जा रहा है अपघटक के पास। तो फिर देखिए, जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो गया, यहाँ पर परिवर्तन होता है। तो गाइस जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, तो उस स्थिति में पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में। तो गाइस देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर जो पौधा है गाइस, पौधे से ऊर्जा गया इस मेंढक में। तो गाइस इस पौधे में मान लेते हैं 100 जूल ऊर्जा है, और मान लेते हैं इस मेंढक में गाइस 10 जूल ऊर्जा ही गया। तो इसका मतलब गाइस कुछ ऊर्जा क्या हो गया, पर्यावरण में क्षयित हो गया, मतलब पर्यावरण में चल गया, और वैसे ऊर्जा क्या जिसको उपयोग ही नहीं है। और कुछ ऊर्जा तो सबसे पहले क्या हो रहा था, इस पौधे में जो भी क्रिया हो रहा था तो उसके लिए ज़रूरत पड़ गया था, तो वैसा होता है। तो फिर देखिए विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह। तो विभिन्न घटकों मतलब जैसे कि गाइस सभी हम लोगों ने देखा, पौधे से मेंढक में गया ऊर्जा, फिर मेंढक से सांप में गया। तो इसी प्रकार गाइस पर्यावरण में स्थित अलग अलग घटकों में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होते हैं, तो उसको पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो गाइस ये जो सूर्य है, तो इससे जो ऊर्जा मिल रहा है पौधे का मतलब ये है, जो पौधे का पत्ती होता है तो वो बस सौर ऊर्जा का 1%, जितना सौर ऊर्जा उसके पास आता है बस 1% ही वो पौधे के अंदर उस ऊर्जा को ले लेता है और फिर उसी से खाना वगैरह बनाता है। तो फिर देखिए, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा में पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में, देखिए इसको समझते हैं। तो गाइस अब तक तो हम लोग ये देखें कि जो सूर्य है तो उससे ऊर्जा आ रहा है और उससे ऊर्जा पौधे में आ रहा है, और पौधे में बस 1%, पौधे की पत्तियों के द्वारा बस 1% ही ऊर्जा लिया जा रहा है। तो अब तक ये समझे। तो मान लेते गए सभी पौधे में बस 100 जूल का ऊर्जा है। तो गाइस ये जो 100 जूल ऊर्जा है तो ये वो मेंढक में जब जाएगा तो बस इस 100 जूल का 10% ही ऊर्जा मेंढक में जाएगा। तो इस 100 जूल का 10% मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो 100 जूल है और इसका 10% निकालते हैं, बटा 100 हो जाएगा, और जो परसेंटेज है तो इसका साइन को हटा देंगे। तो गैस इसका मतलब 10 जूल, बस गैस 10 जूल ऊर्जा इस मेंढक में जा रहा है। फिर गैस जब ये 10 जूल ऊर्जा मेंढक में जा रहा है, देखिए 100 जूल ऊर्जा था और बस 10 जूल ही ऊर्जा मेंढक में जा रहा है। तो गैस इस 100 जूल ऊर्जा में क्या होगा, कुछ ऊर्जा तो इस पौधे का अपना काम के लिए लग जाएगा, और कुछ ऊर्जा गैस बाद बाकी जो बचा ऊर्जा है इस 10 जूल को छोड़कर तो वो
पर्यावरण में चल जाता है। और गाइस जो पर्यावरण में ऊर्जा जा रहा है तो वो उपयोगी नहीं है, ऐवे ही चल जा रहा है। तो गाइस देखिए, अब तक हम लोगों ने समझा कि 10 जूल ऊर्जा मेंढक के पास जा रहा है और पौधे में कितना था, 100 जूल ऊर्जा था। फिर गाइस इस मेंढक के पास जो ऊर्जा रहेगा तो उसका बस 10% ही हिस्सा सांप तक जा पाएगा। तो 10 जूल का 10% अगर हम लोग निकालेंगे 100 हो जाएगा। तो देखिए, तो गाइस बस 1 जूल ऊर्जा बचा रहेगा, मतलब बस 1 जूल ऊर्जा केवल सांप तक जा रहा है। मतलब गाइस इससे ये पता चलता है जो शाकाहारी जीव होते हैं तो उनके पास ऊर्जा ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा। तो गाइस मांसाहारियों के अपेक्षा शाकाहारी के पास ऊर्जा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा पहुँचता है। फिर देखिए, तो गाइस वही यहाँ पर गाइस लिखा है कि कुछ मात्रा, देखिए पौधे में जो ऊर्जा पहुँचता है सौर ऊर्जा के माध्यम से, तो उस ऊर्जा का कुछ मात्रा में उपयोग होता है पौधे में पाचन, विभिन्न जैव कार्य को करने के लिए, वृद्धि वगैरह में होता है। और गाइस बस पौधे में जो ऊर्जा पहुँचता है उसका 10% ऊर्जा दूसरे पोषी स्तर तक जा पाता है और बाद बाकी बचा जो ऊर्जा रहेगा तो गाइस वो पर्यावरण में चल जाएगा। तो देखिए, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाती है, मतलब केवल 10% ही ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाने के लिए बचा रहता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए ये पौधा है, पौधे में फिर से मान लेते 100 जूल आया। फिर गाइस इस 100 जूल का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो 10 जूल निकलेगा, तो 10 जूल ऊर्जा हिरन तक जा पाता है। और गाइस जूल ऊर्जा का मात्रक होता है तो इसी कारण 100 जूल 10 जूल ऐसे लिख रहे हैं। फिर गाइस इस हिरन में जितना ऊर्जा है तो उसका केवल 10% ही हिस्सा बाघ तक जा पाएगा। तो इस हिरन में 10 जूल ऊर्जा है तो कुछ ऊर्जा तो गाइस इस हिरन का शरीर के अंदर होने वाले क्रियाओं के लिए लग जाएगा और बाद बाकी ऊर्जा गाइस क्या होगा, प्रकृति में चल जाएगा। और बस 10 जूल में से 10% ऊर्जा, मतलब 1 जूल ऊर्जा ही इस बाघ तक जा पाएगा। तो वैसा होता है। तो गाइस अगर हम लोग पहले वाले एग्जाम्पल में आएंगे, इसमें मान लेते हैं, इसमें तो देखिए गाइस यहाँ पर मान लेते हैं कि 1000 जूल ऊर्जा इस घास में था। तो गाइस टिड्डा में कितना जाएगा, तो हम लोग निकालते हैं, चलिए। तो 1000 गुना में हो जाएगा 10% ऊर्जा जाएगा, तो 10% नहीं लिखते हैं और यहाँ पे नीचे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस बस 100 जूल ऊर्जा टिड्डा में जाएगा। तो कितना जूल गया टिड्डा में, तो 100 जूल गया इसमें, 100 जूल। फिर गाइस इस 100 जूल का 10% निकालेंगे तो वो मेंढक में जाएगा। तो 100 जूल का 10% तो बटा 100 हो जाएगा नीचे, तो 10 जूल मेंढक में जाएगा। तो मेंढक में कितना जा रहा है, 10 जूल जा रहा है। तो इसी प्रकार गाइस जो ऊर्जा का मात्रा है तो वो सबसे लास्ट वाला जो पोषी स्तर है तो उसमें काफ़ी कम जाएगा, इसमें चल जाएगा। देखिए इसमें 0.1 जूल जाएगा। एक बार निकाल के देख लेते हैं, 10 गुना 10% बटा, अच्छा सॉरी यहाँ पर 1 जूल जाएगा, साफ में जाएगा 1 जूल ऊर्जा और यहाँ पर चल जाएगा 0.1 शायद। तो 1 जूल का 10% निकालते हैं, हाँ यहाँ पर चल जाएगा 0.1 जूल। तो गाइस जो बाज है तो उसमें सबसे कम ऊर्जा जा रही है,
1 जूल ऊर्जा जा रहा है बाज तक। तो फिर इसमें देखते हैं नीचे क्या लिखा गया है। तो देखिए, आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। तो गाइस ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है जो लास्ट पोषी स्तर होगा, जैसे गाइस हम लोग बाज में देखें यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर घास में तो 1000 जूल था, पर बाज में आते आते कितना पहुँच गया? 0.1 जूल पहुँच गया, मतलब कितना कम हो गया देखिए। तो वही गाइस बताया गया है कि जो लास्ट पोषी स्तर है तो उसमें सबसे कम क्या होगा? सबसे कम ऊर्जा जाएगा। तो इसी कारण जो मैक्सिमम पोषी स्तर होता है तो वो 3 या फिर 4 चरण का रहता है, मतलब एक आहार श्रृंखला में 3 या फिर 4 पोषी स्तर रहेगा। अगर 5-6 रह जाएगा तो और ज़्यादा कम होते जाएगा ऊर्जा, और लास्ट वाला जो पोषी स्तर में जो जीव रहेगा तो उसके पास सबसे कम ऊर्जा पहुंचेगा। तो देखिए, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा का मात्रा काफ़ी ज़्यादा घटते जाते हैं, तो इसी कारण जो आहार श्रृंखला होते हैं तो उसमें बस 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। और इसमें कई सामान्यता का बात किया गया, मतलब काफ़ी बार गैस ऐसे देखने को मिलता है कि 3 या 4 चरण का ही आहार श्रृंखला होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 या 4 ही हो, ऐसा भी हो सकता है 5-6 भी हो सकता है। फिर देखिए, किसी आहार श्रृंखला में आखिरी पोषी स्तर के लिए बहुत कम ऊर्जा बचा रहता है। तो गाइस ये हम लोगों ने अभी देखा। तो फिर देखिए, सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो गाइस इसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गाइस हम लोग त्रिभुज वाला पोषी स्तर बनाए थे। तो देखिए यहाँ पर गाइस अगर हम लोग नीचे का देखेंगे तो इसमें क्या है? क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसको ज़्यादा चौड़ा से बनाया गया है। फिर गैस ऊपर का थोड़ा चौड़ाई गैस घटता गया है। तो इसका मतलब क्या है गाइस? जो उत्पादक है इसको गैस इसी कारण ज़्यादा चौड़ा बनाया गया है, ये दिखाने के लिए कि जो उत्पादक है तो उसका संख्या सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता का होता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता का होता है, फिर तृतीय उपभोक्ता का होता है संख्या। तो गैस उत्पादक का संख्या जो होता है तो वो ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में उत्पादक पौधे हमारे पृथ्वी में मौजूद है। तो फिर देखिए, ये तो हो गया। तो गाइस अभी हम लोग आहार जाल के विषय में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने आहार श्रृंखला के विषय में देखा था। तो गाइस एक चीज़ है कि जो यहाँ पर अगर देखेंगे आहार श्रृंखला में, तो गाइस देखिए यहाँ पर जो पौधे हैं तो वो हिरन खा रहा है, फिर गाइस हिरन को बाघ खा रहा है। तो गाइस ऐसा भी तो हो सकता है जो हिरन है तो उसको शेर खा जाए, फिर गैस ऐसा भी हो सकता है जो पौधे हैं तो उसको टिड्डा खाए, फिर गैस वही ऊपर वाला आहार श्रृंखला चल जाएगा उसमें भी। तो इस प्रकार गैस अगर हम लोग देखेंगे कि पौधे को एक से ज़्यादा जीव खाए जा रहे हैं तो इस प्रकार क्या होगा? एक शाखा का निर्माण हो जाता है। देखिए ये सब क्या है? ये सब शाखा है। तो इस कारण गैस हम लोग बोल सकते हैं जो आहार श्रृंखला है तो उसको हम लोग शाखान्वित भी कर सकते हैं सीधे रहने की बजाय। तो ऐसे गैस काफ़ी सारा शाखा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं वही। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये गाइस पौधे को कीड़ा खाया, फिर गाइस कीड़ा को पक्षी खाया, फिर पक्षी को सांप खाया, फिर गाइस इस कीड़ा को गाइस मेंढक भी खा सकते हैं, ऐसा है। फिर गाइस इस सांप को कौन खा जाएगा? मोर खा जाएगा। तो गाइस एक तो शाखा तो अभी देखिए शाखा देखने को मिल गया। इस पौधे को कौन कौन खा सकता है? टिड्डा खा सकता है, कीड़ा खा सकता है, हिरन खा सकता है, फिर मुर्गी भी मान लेते खा जाता है। तो देखिए इसमें पहले में देखने को मिल गया शाखा। फिर गाइस इस कीड़े को कौन खा गया? पक्षी खाएगा, फिर पक्षी को सांप खाएगा, सांप को मोर खा जाएगा, फिर ये जो मुर्गा है तो इसको हम मानव खा जाएंगे। फिर गैस पौधे को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेंढक खाएगा, फिर गैस मेंढक को सांप खा जाएगा, फिर इस सांप को मोर खा सकता है।
या फिर गैस इस सांप को बाज भी खा सकता है। फिर देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो पौधे है तो इसको हिरन खाएगा, फिर हिरन को बाघ खाएगा। तो इस प्रकार गैस एक जाल का निर्माण हो जा रहा है। देखिए इसमें कहीं पर भी आपको सीधा आहार श्रृंखला देखने को नहीं मिल रहा है। एक से ज़्यादा शाखाओं में, मतलब काफ़ी ज़्यादा शाखाओं में पौधे को इतना ज़्यादा जीव खा रहे हैं। फिर गैस उस जीवों को भी काफ़ी एक से ज़्यादा ही जीव खाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार गाइस हमें क्या देखने को मिलता है कि एक जाल का निर्माण हो जाता है और इसी जाल को हम लोग आहार जाल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक जीव सामान्यतः एक से अधिक जीवों द्वारा खाए जाते हैं, जिसके कारण इस जीव से एक से अधिक आहार श्रृंखला बनती है। तो एक से अधिक आहार श्रृंखला बने जा रहा है। देखिए ये एक श्रृंखला हमें देखने को मिल जाएगा, पौधे को कीड़ा खाया, फिर पक्षी खाया, फिर पक्षी को सांप, फिर मोर, वैसा। फिर कैसे दूसरा हमें देखने को मिल जाएगा, पौधे को मुर्गी, फिर मानव मुर्गी को खा गया। फिर कैसे अगर हम लोग यहाँ पर तीसरा हमें देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा गाइस एक ही चीज़ से आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। तो जिसके कारण एक सीधी श्रृंखला के वजह शाखान्वित श्रृंखला बनता है। तो इस कारण पौधे से देखिए शाखान्वित श्रृंखला बन गया। तो यही शाखान्वित श्रृंखलाएं मिलकर आहार जाल का निर्माण करते हैं। तो गाइस आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।